हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर के बारे में। एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है, इसमें हम अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको केमिस्ट्री आधे से ज्यादा इस चैप्टर में समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें जो आवर्त सारणी का है, आवर्त सारणी पूरे केमिस्ट्री में जब हम शुरू से अंत तक केमिस्ट्री को सीखते हैं तो हमें आवर्त सारणी की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम आवर्त सारणी को समझ जाते हैं तो समझिए लगभग आप 25% किसी चीज को कवर करने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला है। चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हम अब बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के इतिहास शुरू होता है बहुत समय पहले। वैज्ञानिकों ने तत्वों को एक क्रमबद्ध तरीके से और सरल तरीके से व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रयास करते रहे, ठीक है, कि उनको परेशानी ना हो किसी चीज की एलिमेंट्स की खोज करने में। पहले एलिमेंट्स क्या होता था, खोज होते गए, लगभग 100 साल पहले ही केवल 60 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी और बाद में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। कुछ तो तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम हैं और कुछ तत्व प्रकृति में विद्यमान है, ठीक है। प्रकृति के विद्यमान में उसको शोधकर्ताओं ने शोध करके ज्ञात किया, ठीक है। और हम बात करते हैं अब इसमें व्यवस्थित करने में, तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करने में कौन कौन से वैज्ञानिक योगदान दिए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिक हैं डोवेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ साहब और लोथर मेयर। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। तो तत्वों का व्यवस्थित करने में योगदान उनका यही रहा, ठीक है। अब हम कुछ उनके बारे में हम सीख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो तत्वों का आवर्त सारणी, जो हम आज भी आवर्त सारणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आवर्त सारणी मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, ठीक है। मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी एक आधुनिक रूप भी है, ठीक है। उन्होंने 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी की खोज किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी के विकासों के बारे में। तो हम आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इतिहास के बारे में नहीं जानना है। हमको समझना है केमिस्ट्री जो कि एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको आप समझे तक नहीं बल्कि इनका अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना सीखिए, ठीक है। और साथ ही हम और बातें भी सीखते हैं। तो पहले आवर्त सारणी का विकास एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण के रूप में जानते हैं। तो सर्वप्रथम तत्वों को दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। तो अब हम जानते हैं धातु क्या होता है। धातु तत्व ऐसे तत्व जिसमें धात्विक उसका एक विशेष चमक हो। धातुओं का एक विशेष चमक होता है, उसका चमक अलग ही होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है सब धातुओं का अपना एक रंग होता है। जिस प्रकार से लोहे का रंग काला, ठीक है, और स्टील का रंग या चमकता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से सोने का रंग गोल्डन कलर, ठीक है। और ऐसे कई से ढेर सारे तत्व हैं जिनका एक अपना चमक होता है। और दूसरा उसमें क्या गुण होता है, उसमें उष्मा की चालकता होती है। अगर हम उष्मा का चालकता कहने का सिंपल सा अर्थ है, यदि हम उसको विद्युत धारा प्रभावित करें तो वो अगर हम उसको टच करेंगे तो करंट मारेगा, यानी उष्मा का चालकता होता है। और उष्मा का संवहन, ठीक है ना, उष्मा का आदान प्रदान। यदि हम उसके एक सिरे को आग से गर्म करते हैं, ये भी एक उदाहरण है, ठीक है ना। अगर हम लोहे को या किसी क्षण को जो धातु हो उसके एक सिरे को यदि गर्म करते जाते हैं तो हम लास्ट सिरे को भी अगर टच करते हैं तो वो हमको हीट उष्मा देता है। ये होता है उष्मा की पहचान। अब उसका तीसरा गुणधर्म जो जानते हैं, ये तो मैंने बताया विद्युत की चालकता होती है, विद्युत का चालन होता है, ठीक है।
और उसमें तान्यता का गुण होता है, आघात वर्धीनता का गुण होता है और तनन सामर्थ्य होता है। और तन्यता, आघात वर्धनीयता और उच्च तनन क्षमता क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तन्यता का कहने का मतलब यदि आघात वर्धनीयता का यदि हम उसको पीटते हैं तो वो फैलता जाता है और उसको मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसकी प्रक्रिया। अब हम इसकी पांचवा इसका गुण है ऑक्साइडों की क्षारकता की प्रकृति पाई जाती है। ऑक्साइडों की क्षारकता की प्रकृति भी इसमें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु कहने का मतलब है जिसमें न तो उसका कोई चमक हो, न ही उसमें उष्मा की चालकता हो, न ही उसमें विद्युत का चालन हो और न ही उसमें ऑक्साइडों का क्षारी, उसमें अम्लीय होता है। ऑक्साइडों का अम्लीय बेस प्रकृति होता है। ठीक है ना। अब हम आगे आवश्यक अधात क्षण भंगुर होता है। क्षण भंगुर कहने का मतलब है ये क्षण भर में बिखर जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर साहब ने क्या अपना नियम बताया, उनकी नियम को क्यों त्रिक नियम कहा जाता है। उन्होंने 3 तत्व लिए, कैल्शियम, स्कैंडिनियम और बेरियम। उन्होंने ये देखा उनके परमाणु भारों को वो एक दूसरे से कंपेयर किए, उन्होंने तुलना किया और उसमें तुलना में पाया कि ये तत्व आपस में एक सिमिलरिटी या समानता प्रदर्शित कर रही है। इसका कहने का मतलब है कि उनकी यदि हम परमाणु भारों को हम 3 तत्व ले लिए, फिर उसके परमाणु भारों को हम देखें तो उसमें एक तुलना मिलती है। वो तुलना है दुगने का अंतर। ठीक है, दुगने का अंतर उनको मिला। फिर उसके बाद उन्होंने तत्व लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें भी यही कंडीशन है, दुगने का अंतर मिला परमाणु भारों में। तो उन्होंने डोबेराइनर का यही त्रिक नियम है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। केवल मैं बात ये कहना चाहता हूं कि आप केवल समझे नहीं, बस उसको प्रयोग करके भी देखें। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब आगे। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब एक बार बुक को जरूर पढ़ें। ठीक है ना, बुक को पढ़ना जरूरी है। मैं शॉर्ट तरीके से एकदम बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सिंपल सा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो अब बात करते हैं आगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, उन्होंने 8 परमाणु, जो अष्टक नियम है ये स्वर, जो हम संगीत का स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना, ये नियम उन्होंने पालन किया। संगीत के स्वर से उन्होंने 8 तत्व लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है ना। तो उनसे ज्ञात हुआ कि ये भी, इनसे भी कोई सफलता नहीं मिली, इन तत्वों से भी कुछ अच्छे से हासिल नहीं हो सका। अब हम बात कर